आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं इंग्लिश में बोलूँ, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मान लो कोई एटम है एक्स, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अकेला गैस का एटम है, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन, मैं बहुत सारे गैस के इलेक्ट्रॉन एटम्स को नहीं ले रहा हूँ, यदि बहुत सारे रहते हैं तो उनके बीच में भी फोर्स होता है तो निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। मैं ऐसे बोलूँ कि एक अकेला, बहुत सारी भीड़ में से ना आपको अपनी दादागिरी दिखानी है तो आप भीड़ में दादागिरी नहीं दिखा पाओगे, वो उसी बंदे को, सेम बंदे के ऊपर, क्योंकि आपको डर है बाकी लोग पीट देंगे। इसलिए क्या होगा, यदि वो अकेला है तो आप अपनी दादागिरी दिखा सकते हैं उसमें, बिकॉज यू आर सपोज यू आर स्ट्रॉन्गर देन हिम, तब उसको आप हरा सकते हैं, वेरेज भीड़ में नहीं हरा पाएंगे। दैट इज़ वाई व्हेनेवर वी आर सेइंग वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम इन द गैसियस फॉर्म, जो कि आइसोलेटेड हो, उसमें से सब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। निकालने में कितनी ताकत लगेगी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम क्या है ना, स्टेबल है। अब उसको निकाल रहे हो, छेड़ रहे हो, उसमें से बेचारे में से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, भगवान ने बनाया था उसको इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके आप निकालना चाहते हो तो एनर्जी चाहिए होगी ना, एंड दैट एनर्जी कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और वो जो आइसोलेटेड एटम होता है इन द ग्राउंड स्टेट मीन्स नॉर्मल स्टेट में है, और कुछ आयन वगैरह नहीं है वो। हाँ, ओके, सपोज एक्स इज अ एटम इन द गैसियस फॉर्म, जी मीन्स गैसियस फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स यहाँ पे हमें इसको आयन बनाना है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन हमने सपोज एक भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी, जितने भी हैं अवेलेबल दे सकते हैं वो, पर मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वी रिक्वायर्ड सम एनर्जी एंड उसको डेल्टा एच से लिखते हैं। डेल्टा मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आई मीन्स इज इंटीजर, आई की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। व्हेन वी आर सेइंग डेल्टा 1H, हमने पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी ली, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, जो एनर्जी चाहिए थी। डेल्टा मीन्स चेंज इन एंथैल्पी, एच एंथैल्पी से शो करते हैं, तो डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज है तो किलो जूल्स में एनर्जी है तो किलो जूल्स में निकालते हैं पर मोल, क्योंकि क्या है ना, एक एटम की बात नहीं करते हैं हम, बहुत हमेशा मोल में बात करते हैं, क्योंकि एक एटम के यदि बात करेंगे तो हमको एक एटम पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वी ऑलवेज टॉक इन मोल्स, एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं, उतने सारों की बात करते हैं, किलो जूल्स पर मोल में इतने किलो एनर्जी चाहिए होगी। ओके, उसको हम किलो जूल्स मोल -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसमें से एक और आयन बना, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो मेरे को क्या होता है, डेल्टा, थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए तो उसको मैं डेल्टा 2H बोलता, क्योंकि नाउ आई इज 2 में 2 बार मैंने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, मीन्स नाउ दिस इज ऑल्सो इन किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि वो है दिस कॉल सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयन बनाने में, पहला आयन बनाने में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा निकालने में सेकंड आयोनाइजेशन, एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हो थर्ड आयोनाइजेशन। और यदि मैं आपसे पूछूं कि मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहला आयन बना, तो मीन्स क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जो एटम होगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तो कहेगा कि यार मैं तो इतनी जल्दी लूज़ नहीं करूँगा, वो तो अपने को बचाना चाहेगा। दैट मीन्स यू विल फाइंड कि मेरे को जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कंपेरेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, और यदि मैं एक और इलेक्ट्रॉन में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को मैं निकालता हूँ तो पहले को निकालने में इजी होता है कंपेयर टू द सेकेंड वन, कंपेयर टू द थर्ड वन। तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, हमको एनर्जी देनी पड़ती, पॉजिटिव मीन्स हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स में जितना निकालता जाऊँगा मेरी एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़्यादा ताकत चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ तक क्लियर। पीरियोडिक टेबल में यदि हम ड्रॉ करें, यदि लिथियम एक पीरियड सेकंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, तो आप देखोगे इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ट्रेंड आता है। मीन्स लिथियम से स्टार्ट किया, बोरॉन में और ज़्यादा, ये ऐसे ऐसे होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे, या मैं ऐसे देखूँ अक्रॉस द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, तो अक्रॉस द ग्रुप इट इज़ डिक्रीजिंग, वेयर अक्रॉस द पीरियड इट इज़ इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, ऑलवेज रिमेंबर दिस डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन कि भाई अक्रॉस द पीरियड मीन्स लेफ़्ट टू राइट में क्या होता है, साइज़ छोटा होता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। मीन्स इन साइज़ क्यों बढ़ रहा है, छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। कि तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं राइट में जाऊँगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो देखो ये बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, पहला।
टॉप टू बॉटम आऊँगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, साइज़ बड़ा हो रहा है, तो बड़ा है, बाहर वाला निकालना इजी होगा। दैट मीन्स यहाँ मेरे लिए मुश्किल होगा, इसमें कंपेरेटिव इजी होगा, और इजी होगा, और इजी होगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी देखो डेल्टा एच, एंथैल्पी आयोनाइजेशन घटती जा रही है। ठीक है, तो अक्रॉस द ग्रुप इट डिक्रीजेस, आयन्स इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, वेयर एज अक्रॉस द पीरियड इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये बढ़ता जाता है। बट इसमें आप देखोगे यहाँ पे देखो कुछ लोचा हो रहा है, यहाँ तो बढ़ा पर ये घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। और यदि मैं सारे एटम्स को, ऑल एटॉमिक नंबर को ड्रॉ करूँगा तो यू विल फाइंड कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होती है, और अक्रॉस द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। तो आप देखोगे हाइड्रोजन हीलियम बढ़ गई, फिर नीचे आ गई, क्योंकि मैं अब सेकेंड पीरियड में आ गया, घट गई, फिर पीरियड में बढ़ी, फिर नेक्स्ट पीरियड में आ गया, राइट। और यही चीज़ को तो यहाँ दिखाया हुआ है, देखो यही दिखाया हुआ है। बट अब हमें समझना है बेरियम बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऐसा क्या हुआ कि लिथियम टू बेरियम तो ये इंक्रीज़ हुई निकालना, बट बोरोन के केस में थोड़ी सी एनर्जी घट गई, कम एनर्जी लगानी पड़ी। ये इसलिए लगानी पड़ी, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, और ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑफ एन एटम अक्रॉस द पीरियड, इस पीरियड के अक्रॉस दिखा रहा है। पर इसमें हमने देखो 1 2 3 4 ही बताया, इस किस पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, जबकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लिथियम से नियोन तक 8 है, हमने यहाँ 4 ही दिखाया है। तो यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो वी कैन राइट लिथियम टू नियोन 2s1 2s2 2p2s2 2p1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लिथियम से बेरियम, बेरियम के बाद बोरोन, बोरोन, अब बेरियम बोरोन में देखो क्या डिफरेंस हुआ, ये 2s2 मीन्स ये ऑर्बिटल फुल है, यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल आ गया, p टाइप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स px, राइट। तो px में 1 मीन्स मैंने अभी जस्ट पहला ही इलेक्ट्रॉन आया इसमें p के अंदर, तो जब ये p के अंदर आया तो स्टेबल फॉर्म क्या होती है 2s2, दिस इज़ अ मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है। जब ये ईजी हो गया तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए यहाँ कम हो गई। अब यदि मैं सेकेंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करूँ, देखो नाइट्रोजन में क्या है 2s2 2p3 मीन्स p के px py pz में हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या हुआ, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया, वो x में आ गया, तो पहला पेयर बनना स्टार्ट हुआ। बट मैं देखूँगा या आप ध्यान से देखोगे कि इसमें p के एक एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो दिस इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। दैट इज़ वाई कि यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो उसमें क्या हुआ, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, px के पास भी 1 है, y के पास भी 1 है, और z के पास भी 1 है। इनडायरेक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी हो गया इन केस ऑफ ऑक्सीजन। इजी हो गया मीन्स उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, यही तो यहाँ हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जब ऑर्बिटल पूरा फुल होता है इट इज़ मोर स्टेबल, या ऑर्बिटल हाफ फुल होता है लाइक इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ मोर स्टेबल, और स्टेबल चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स डिफ़िकल्ट। यदि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब ये ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इनडायरेक्टली क्या बोला हमने, एक वर्ड होता है इसके लिए, बोला था शील्डिंग और स्क्रीनिंग। कहने का मतलब कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस जो है अंदर, ये चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जितने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं दे वर्क लाइक अ शील्ड, एक शील्ड का काम करते हैं, मतलब एक ढाल की तरह। जैसे सैनिक जब लड़ते हैं ना, उनके हाथ में ढाल होती है, कोई तलवार मारे तो वो रोक लेते हैं। सो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल रिपल्शन भी हो रहा होता है, तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ शील्ड। न्यूक्लियस इनको ज़्यादा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाहर वाला एक बार को फ्री है कि यार तू, तेरे को कोई ले जाना चाहे ले जाए, ईजिली ले जा सकते हैं, राइट। थोड़ा आवारा टाइप का है, ऐसे समझ लो। तो इन टेक्निकल वर्ड इज कॉल्ड शील्डिंग। द इनर ऑर्बिटल्स या इनर इलेक्ट्रॉन आर शील्डिंग द आउटसाइड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फोर्सेस या न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस जो इसको खींचने की कोशिश करेगा, अपोजिट चार्ज है, तो इस पर कंपेरेटिवली कम फोर्स लगेगा, क्योंकि वो पहले फोर्स कहाँ पे गया, पहले अंदर वाले फिर बाहर वाले, सबसे कम फोर्सेस पे आएगा। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोला जाता है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट हमको कम एनर्जी चाहिए बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।